हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। हम बीए प्रोग्राम करा रहे हैं और हमारा बीए प्रोग्राम का सेमेस्टर 5th चल रहा है और सेमेस्टर 5th की हमारी जो हिस्ट्री की बुक है हम उसे कवर कर रहे हैं। और ये जो हमारी हिस्ट्री की बुक है ये जीई कोर्स के अंतर्गत आती है और हमारी इस बुक का नाम है आधुनिक विश्व में जेंडर, और इंग्लिश में इस बुक का नाम दे रखा है जेंडर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। आई होप ये आपके पास सब्जेक्ट होगा और आपने अभी तक हमारी सारी वीडियोस देख ली होंगी, यानी हमारी यूनिट 4 तक आपने सारी वीडियोस देख ली होंगी। और ये जो हमारी है ये हमारी यूनिट 5 चल रही है और यूनिट 5 का हम पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हमारा पार्ट 2 होने वाला है। ओके, चलिए हम चैप्टर का नाम देखते हैं फर्स्ट के हमारे चैप्टर का नाम क्या दे रखा है। हमारी यूनिट 5 है और यूनिट 5 का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है सोवियत रूस में महिलाओं की भूमिका और लैंगिक राजनीति। हम सोवियत रूस में महिलाओं की भूमिका के बारे में चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं और कुछ जगह पर लैंगिक राजनीति के बारे में भी हम जान चुके हैं कि किस तरह से सोवियत रूस में बदलाव हो रहे थे, किस तरह से क्या क्या परिवर्तन हुए थे, हम ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। आज का हमारा पार्ट 2 स्टार्ट होने वाला है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप फटाफट से जाइए और पार्ट 1 देखिए एंड देन आकर पार्ट 2 देखिए, क्योंकि तभी आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा। और आपने अगर पार्ट 1 देख लिया है तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। फटाफट से जाइए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक करना मत भूलना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपके प्यारे से लाइक से इस पार्ट की शुरुआत। लास्ट पार्ट में हमने इससे पहले का सारा कवर कर लिया था और इस पार्ट की शुरुआत होने वाली थी हमारी रूसी क्रांति में महिलाओं की भूमिका, कि किस तरह से रूसी क्रांति में महिलाओं ने अपनी भूमिका निभाई। हम लोग इस चीज़ को देखने वाले थे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना से। रूसी क्रांति 20वीं सदी की शुरुआत में एक विशाल और प्रभावशाली सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत करने वाला रास्ता बनी। यानी रूसी क्रांति 20वीं शताब्दी में शुरू हुई और ये प्रभावशाली एक सामाजिक परिवर्तन था जो पूरे समाज में एक प्रभाव के साथ देखने को मिला। यह क्रांति सिर्फ राजनीतिक परिवर्तन के नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक रूप में भी व्यापक परिवर्तन लाई। यानी ये जो क्रांति थी ये सिर्फ राजनीतिक क्रांति नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाई। महिलाएं इस क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने अपने अद्वितीय संघर्ष और संघर्ष के माध्यम से समाज में अपनी जगह बनाई। यानी महिलाओं ने भी रूसी क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने संघर्ष को आगे लेकर आई और किस तरह अपने संघर्ष को दिखाया। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं महिलाओं की सामाजिक स्थिति। क्रांति से पहले रूसी समाज में महिलाओं की स्थिति अत्यंत निर्दयनीय थी। यानी फ्रांसीसी समाज में महिलाओं की जो स्थिति थी वो बहुत बेकार थी। क्रांति से पहले वह घर के बाहर काम नहीं कर सकती थी, उन्हें इजाज़त नहीं थी कि वो घर से बाहर जाएं काम करने, और उन्हें शिक्षा का अधिकार भी नहीं था, यानी वो अनपढ़ होती थी। पति की सुधारी भावना और महिलाओं के अधिकारों की समर्थना के साथ साथ सामाजिक रूप से उन्हें अपनी आवश्यकताओं के लिए लड़ना पड़ा। यानी वो सिर्फ अपने पति पर ही डिपेंड होती थी और पति की ही सुविधा जो उन्हें पति द्वारा दी जाती थी बस उसी पर डिपेंड रहती थी, और इसी वजह से उन्हें आवश्यकता हुई और उन्होंने लड़ना शुरू किया अपने अधिकारों के लिए। क्योंकि कोई भी महिला हो, किसी पर भी डिपेंड हो, वो कब तक डिपेंड रहेंगी, इसीलिए उन्हें लड़ने की आवश्यकता पड़ी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1905 की क्रांति और महिलाएं। 1905 की जो क्रांति हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें महिलाओं के बारे में क्या था या महिलाओं की क्या भूमिका थी। 1905 की क्रांति ने महिलाओं को चेतना को जागरूक किया। वह नहीं सिर्फ अपनी आर्थिक मांगों के लिए लड़ी बल्कि वह अब राजनीतिक सरगर्मी में भी शामिल हो गई। यानी पहले वो सिर्फ आर्थिक मांगों के लिए लड़ रही थी लेकिन फिर वो राजनीतिक मांगों के लिए भी लड़ने लगी। महिलाएं आम हड़तालों में भागीदारी करने लगी और अब उन्हें अपनी मताधिकार के लिए लड़ना पड़ा। यानी फिर बाद में वो मताधिकार के लिए भी लड़ी कि हाँ उन्हें भी मताधिकार होना चाहिए, वोट देने का अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा महिलाओं की संघर्षशीलता। महिलाओं ने ट्रेड यूनियन की गठन करने का प्रयास किया और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उतरी। वह न केवल
अपनी मांगों के लिए लड़ी, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों में भी सुधार के लिए नेतृत्व किया। यानी महिलाएं केवल अपने अधिकारों के लिए ही नहीं लड़ी, बल्कि उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक सुधार के लिए भी आगे बढ़ी और आगे बढ़कर उन्होंने भागीदारी की। आगे बढ़कर उन्होंने नेतृत्व संभाला कि किस तरह से हम सामाजिक और राजनीतिक सुधार कर सकते हैं, और एक ट्रेड यूनियन संगठन की भी स्थापना की। ठीक है, महिलाओं द्वारा की गई थी ये। नेक्स्ट है अब हमारा महिलाओं का युद्ध में योगदान, यानी जो युद्ध हुआ था उसमें महिलाओं का क्या योगदान था। पहले विश्व युद्ध के समय महिलाओं ने अपने पति और पुत्र को युद्ध में भेजने के लिए सम्मेलनों और आंदोलनों का आयोग किया। वह न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि देश के लिए भी युद्ध में भागीदार करने का तैयार थीं। यानी देखिए, महिलाओं ने भी युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। एक तो उन्होंने अपने पति, पुत्र, इन सभी को युद्ध में भेजा था, और युद्ध के दौरान उनकी यूनिफॉर्म सिलना, उनके खाद्य का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें भी महिलाओं द्वारा की गई थी। और यहाँ तक कि हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि महिलाओं ने कई फोर्सों में जाकर, कई बलों में जाकर, यानी सैन्य बलों में जाकर अपनी भागीदारी निभाई और युद्ध में वो लड़ी भी थी, जो हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो फटाफट से जाइए और देख लीजिए। इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सारे चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं, सामाजिक सुधार। महिलाओं ने सामाजिक सुधार की दिशा में भी कई कदम उठाए। वह शिक्षा, व्यापारिक स्वतंत्रता और समाज में समानता के लिए लड़ी। यानी महिलाओं ने शिक्षा के लिए, व्यापारिक स्वतंत्रता के लिए और समाज में सुधार के लिए भी लड़ी थी। महिलाओं ने अधिकारों की समर्थना के लिए उन्होंने आंदोलन और सभी क्षेत्रों में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष किए। यानी महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए बहुत ज़्यादा आंदोलन किए और कई जगह पर संघर्ष भी किए ताकि उन्हें समान अधिकार दिए जा सकें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता। रूसी क्रांति ने महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता का मौका दिया। वह व्यवसाय और उद्योग में शिरकत करने लगी और अपनी आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त की। यानी समाज में जब क्रांति हो गई, रूसी क्रांति के बाद महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता मिली और महिलाएं अब व्यापार और उद्योगों में शामिल होने लगीं और अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को लेकर अपनी अर्थव्यवस्था और अपने आप में सुधार करने लगीं, ताकि वो किसी और पर आर्थिक रूप से डिपेंड ना हो। वो अपने ऊपर डिपेंड होने लगी और अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने पर उन्होंने बल दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वोटिंग अधिकार। क्रांति के परिणाम स्वरूप महिलाओं को मताधिकार दिलाने का मौका मिला। रूसी सोवियत संघ के बाद महिलाएं सामाजिक और संवैधानिक स्वतंत्रता के साथ साथ वोटिंग अधिकार भी हासिल कर सकी। यानी रूसी क्रांति के बाद महिलाएं अब वोट का अधिकार भी रखने लगीं और उन्हें वोटिंग अधिकार और वोटिंग स्वतंत्रता मिल गई, ताकि वो अपने प्रतिनिधि को चुन सकें, जो उनके लिए सही है उसका चयन कर सकें। नेक्स्ट है हमारा विशेष अधिकार। क्रांति के बाद सरकार ने विशेष अधिकार देने के माध्यम से महिलाओं की समाज में भागीदारी को प्रोत्साहित किया। महिलाएं अब रोजगार, शिक्षा, सामाजिक उन्नति के क्षेत्र में अधिक विशेष अधिकार प्राप्त कर सकती थीं। यानी महिलाओं को आगे लाने के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए गए, जो शिक्षा के, रोजगार के और सामाजिक उन्नति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, क्योंकि महिलाओं को बहुत लंबे समय से पीछे छोड़कर आया जा रहा था और उन्हें साथ लाने के लिए कुछ विशेष अधिकारों की भी आवश्यकता पड़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे अब हमारा दे रखा है पॉइंट नंबर 9, जिसमें हमारा सामाजिक सुधार के बारे में बात हो रही है। चलिए इसको देखते हैं। रूसी क्रांति ने समाज को सुधारने का मौका भी दिया। समाज में जातिवाद, लिंग भेद और असमानता के खिलाफ संघर्ष किया। यानी रूसी क्रांति के बाद समाज में बहुत ज़्यादा सुधार की स्थिति पैदा हो गई, जिसमें जातिवाद, लिंग भेद, असमानताओं को ख़त्म करने का प्रयास किया गया, ताकि ये जो जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर जितने भी भेदभाव होते हैं उनको समाप्त किया जा सके। यह आरंभ समाज में सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था, और ये एक महत्वपूर्ण कदम था समाज में सुधारों के लिए, क्योंकि जब तक ये सारी चीज़ें हमारे समाज में स्थित थीं तो हम लोग किसी भी हाल में आगे नहीं बढ़ सकते थे, अपना विकास नहीं कर सकते थे। ये जो हमारी लैंगिक असमानता है इसको समाप्त नहीं कर सकते थे। इसीलिए इन सारे मुद्दों को हटाना आवश्यक था, जिससे समाज में और अधिक समानता और न्याय और
न्याय की ओर कदम बढ़ा, यानी इसकी वजह से क्या हुआ, समाज में अधिक समानता हुई और न्याय की तरफ हमने एक कदम आगे बढ़ाया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आज का परिणाम। रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप महिलाएं आज भी रूसी समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। अब देखिए वहाँ सारी महिलाओं को समान अधिकार हो गए, वोट देने का, शिक्षा का, व्यापार का, सारी चीज़ें के अधिकार हो गए। तो महिलाएं तो जाहिर सी बात है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। अगर वो कार्य करती है तो वो अपने देश या देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। वे सरकारी, निजी और सामाजिक क्षेत्र में अपनी हक की रक्षा करने के लिए संघर्ष कर रही हैं और समाज में सामाजिक और आर्थिक सुधार का हिस्सा बन रही हैं। अब देखिए जिनकी महिलाओं की वजह से समाज में आर्थिक और सामाजिक सुधार हुए, क्योंकि महिलाओं ने आवाज़ उठानी शुरू करी, जिसकी वजह से सभी लोगों ने अपने सामाजिक आर्थिक सुधार की मांग की और जो पिछड़ा वर्ग था उन्होंने भी इसमें भागीदारी ली, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बहुत सारे परिवर्तन हुए। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारा सारांश दे रखा है, इसको देखते हैं। रूसी क्रांति ने महिलाओं के लिए एक नई दुनिया की शुरुआत की। यह एक महिला की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भूमिका में बदलाव आया और उन्हें उनके अधिकारों की रक्षा करने का साहस मिला। यानी रूसी क्रांति ने महिलाओं के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसकी वजह से महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार मिले और उन्हें एक साहस मिला आगे बढ़ने का। रूसी क्रांति के बाद महिलाएं अपनी समाज में भागीदारी करने का हक हासिल कर बैठी और आज भी उनका संघर्ष जारी है, जिससे समाज में और अधिक समानता और न्याय की ओर कदम बढ़ाया जा सके। यानी देखिए रूसी क्रांति से पहले महिलाएं भी अपने पुरुषों द्वारा, अपने घर वालों द्वारा इतनी डरी हुई होती थी कि कभी उन्होंने अधिकार की मांग की ही नहीं। बट रूसी क्रांति के बाद महिलाओं में ये जोश हुआ, ये उन्हें एहसास हुआ कि हम भी अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। और ये आज भी संघर्ष हम लोग आज भी देख सकते हैं कि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें महिलाएं दिन प्रतिदिन अपने अधिकारों की मांग करते हैं और नई नई न्याय की मांग करते हैं कि हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमें पुरुषों के बराबर और सभी को समान रखना चाहिए, सारे अधिकार समान होने चाहिए। इस बात पर अब सारी महिलाएं बल देती हैं। ठीक है, आई होप आपने अभी तक लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है तो फटाफट से जाइए और लाइक कीजिए। क्यों? क्योंकि लाइक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर वीडियोस, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ, ऐसे ही सारी चैप्टर आपको क्लियर करवाने वाली हूँ। और आप अगर चाहते हैं कि सारे चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारा दे रखा है रूसी क्रांति के दौरान महिलाओं के लिए ये बनाए गए कानून। अब महिलाओं के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए रूसी क्रांति के बाद, चलिए अब हम उनको देखते हैं। रूसी क्रांति ने रूसी समाज में महिलाओं के अधिकारों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। क्रांति के बाद बोल्शेविक सरकार ने महिलाओं के लिए कई कानून पारित किए, जिनमें से शामिल हैं, अब देखिए महिलाओं के अधिकारों के लिए बहुत ज़्यादा कानून बनाए गए। किसके द्वारा बनाए गए? तो वो बोल्शेविक जो पार्टी थी उसके द्वारा बनाए गए, जो सत्ता में आई थी। आपने अगर पहली वीडियो देखी है तो उसमें ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी बोल्शेविक पार्टी और बोल्शेविक क्रांति के बारे में। ओके, चलिए अब देखते हैं कि इसने कौन कौन से अधिकार बनाए थे। फर्स्ट है हमारा मताधिकार। 1917 में रूसी महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला, यानी 1917 में जाकर महिलाओं को मतदान का अधिकार दे दिया गया। सेकंड है हमारा वैवाहिक अधिकार। 1918 में रूस में महिलाओं को एक नागरिक अनुबंध के रूप में मान्यता दी गई। महिलाओं को तलाक का अधिकार मिला था और वह अपनी संपत्ति को नियमित कर सकती थी। यानी देखिए 1918 से पहले महिलाओं को तलाक का अधिकार नहीं था, चाहे उनके पति कैसे भी हों, उन्हें मारते हों, पीटते हों, बेच देते हों, बट वो फिर भी उनसे तलाक नहीं ले सकती थी। उन्हें कोई अधिकार ही नहीं था अपनी स्वतंत्रता से जीना या कुछ भी कहने का अधिकार नहीं था। बट 1918 के बाद में महिलाओं को भी तलाक का अधिकार मिला कि अगर आपको वो पुरुष अच्छा नहीं लगता या पुरुष आपके साथ कोई भी दुर्व्यवहार करता है तो आप उसे छोड़ सकती हैं, और फिर उन्हें संपत्ति का भी अधिकार मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा श्रम अधिकार।
1918 में रूस में समान वेतन, समान कार्य के लिए समान अवसर और बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी के अधिकार सहित महिलाओं के लिए श्रम अधिकारों को स्थापित किया गया। यानी 1918 में बहुत सारे अधिकारों के साथ-साथ महिलाओं को समान वेतन, समान कार्य करने का अधिकार और बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी का अधिकार भी दिया गया, ताकि वो बच्चों की स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे सकें, या फिर उनकी जब प्रेगनेंसी होती है तो उस दौरान भी उन्हें छुट्टी दी जा सके, ताकि महिलाएं, ऐसा ना हो अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उन्हें काम से निकाल दिया जाए, नहीं, पर्टिकुलर टाइम के लिए उन्हें छुट्टी दी जाए, और ताकि उनका जो श्रम है और श्रमिक जो अधिकार हैं उनकी रक्षा हो सके, इसीलिए 1918 में ये कानून लाया गया। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा अधिकार। 1918 में रूस में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को लागू किया गया था। महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिला। यानी 1918 में महिलाओं के लिए भी समान शिक्षा के अधिकार लाया गया और सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य, जो मिनिमम देनी ही चाहिए, ऐसे कानून लाए गए और महिलाओं को भी उच्च शिक्षा दी जाने लगी, ताकि उन्हें भी आगे बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट हमारा दे रखा है मताधिकार। चलिए अब हम देखते हैं मताधिकार। रूस में महिलाओं के लिए मताधिकार एक लंबे समय से चली आ रही मांग थी। 1905 की क्रांति के दौरान महिलाओं ने मताधिकार के लिए प्रदर्शन किए। क्रांति के बाद बोल्शेविक सरकार ने 1917 में अक्टूबर क्रांति के बाद ही महिलाओं को मतदान का अधिकार दे दिया। यानी मताधिकार की भी एक लंबी लड़ाई थी महिलाओं के लिए, और 1905 की क्रांति से ये लड़ाई शुरू हुई थी, लेकिन 1917 में अक्टूबर क्रांति के बाद बोल्शेविक जो पार्टी थी उसने मतदान का अधिकार महिलाओं को दे दिया। ठीक है, अब आपको बताना है कि हमारे भारत में महिलाओं को मतदान का अधिकार कब मिला। ओके, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारा दे रखा है वैवाहिक अधिकार। रूस में पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान समाज था। महिलाओं को पुरुषों के अधीन माना जाता था। क्रांति ने महिलाओं के वैवाहिक अधिकारों में सुधार किया। यानी देखिए, रूस भी एक ऐसा देश था जहां पुरुष प्रधान समाज था और महिलाओं को पुरुषों के अधीन माना जाता था, कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों की एक निजी संपत्ति के रूप में माना जाता था। लेकिन क्रांति ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया महिलाओं के व्यवहारिक अधिकारों में। 1918 के परिवार कोड ने विवाह को एक नागरिक अनुबंध के रूप में मान्यता दी। महिलाओं को तलाक का अधिकार मिला और वह अपनी संपत्ति को नियंत्रित कर सकती थी। यानी 1918 के बाद परिवार कोर्ट ने ये माना कि नागरिक अनुबंधता होनी चाहिए और महिलाओं को तलाक का अधिकार दिया गया और संपत्ति के नियंत्रण का भी अधिकार उन्हें मिला, ताकि वो अपने भविष्य में या अपनी स्थिति को सुधारने में सफल रह सकें। ऐसा ना हो अगर कोई पुरुष है जो उन पर अत्याचार कर रहा है तो वो उसका अत्याचार ही सहती रहे, तो ऐसा ना हो, इसलिए उन्हें ये अधिकार दिए गए। नेक्स्ट है हमारा श्रम अधिकार। रूस में महिलाओं को श्रम अधिकार की कमी थी। उन्हें पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता था। ये बात सच है। अगर पुरुष वही काम कर रहा है और वही स्त्री कर रही है तो पुरुष को अधिक पैसे दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू स्त्री, जो कि गलत है, क्योंकि श्रम तो बराबर है तो बराबर ही उन्हें वेतन भी मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा ही होता है ज़्यादातर जगह पर कि पुरुषों को उस चीज़ के ज़्यादा पैसे मिलते हैं, महिलाओं को कम, और उन्हें अक्सर खतरनाक और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। पुरुषों को खतरनाक जगह नहीं भेजा जाता, बट महिलाओं को भेजा जाता है जहाँ स्वास्थ्य का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ महिलाओं से काम करवाया जाता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हो गई जहाँ जान वगैरह का खतरा हो, तो वहाँ महिलाओं को कम वेतन पे भेजा जाता है। क्रांति ने महिलाओं के श्रम अधिकार में सुधार किया। 1918 के श्रम कोड ने समान वेतन, समान कार्य के लिए समान अवसर और बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी के अधिकार सहित महिलाओं के लिए श्रम अधिकार को स्थापित किया। यानी 1918 में जो हमारा श्रम कोड था उसने समान वेतन, समान कार्य और समान अवसरों पर ध्यान दिया, और बच्चों की स्वास्थ्य और बच्चों की देखभाल के लिए महिलाओं को छुट्टी देने का भी अधिकार दिया, ताकि महिलाओं को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े और वो आगे बढ़ सके। क्योंकि ऐसा भी तो होता है, फैमिली वाले बोलते हैं तुम्हारे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, तुम नहीं जाओगी, तुम नहीं करोगी, तुम ये नहीं करोगे, तो इसीलिए उन्हें छुट्टी का भी प्रावधान किया गया ताकि महिलाओं को आगे बढ़ाया जा सके।
नेक्स्ट है हमारा शिक्षा का अधिकार। रूस में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए कई बाधाओं को सामना करना पड़ा था। उन्हें अक्सर शिक्षा से वंचित रखा जाता था और उन्हें अक्सर पुरुषों के साथ समान शिक्षा प्राप्त करने से रोका जाता था। ये हर जगह है, यहाँ तक कि हमारे देश में भी हम ये चीज़ देख सकते हैं कि महिलाओं को हमेशा शिक्षा से दूर रखा जाता है और पुरुषों के समान शिक्षा लेने से उन्हें रोका जाता है। क्रांति ने महिलाओं के शिक्षा अधिकार में सुधार किया, यानी रूसी क्रांति ने महिलाओं के जो शिक्षा अधिकार थे उनमें सुधार किया। 1918 में रूस में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को लागू किया गया था। महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिला, यानी 1918 के बाद सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा दी जाने लगी और महिलाओं को भी उच्च शिक्षा दी जाने लगी ताकि वो अपने भविष्य को सुधार सकें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रूसी क्रांति में महिलाओं के लिए कानून का महत्व। अब रूसी क्रांति के दौरान महिलाओं के लिए कानून का क्या महत्व था उसको देखते हैं। रूसी क्रांति ने रूसी समाज में महिलाओं के अधिकारों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। क्रांति के बाद महिलाओं को मतदान का अधिकार, वैवाहिक अधिकार, श्रम अधिकार और शिक्षा अधिकार प्राप्त हुए। इन कानूनों ने महिलाओं को रूसी समाज में समानता के लिए लड़ना और रूसी समाज में अधिक न्यायपूर्ण और समान बनाने में मदद की। यानी हम ये सारी चीज़ें देख चुके हैं कि रूसी क्रांति ने किस तरह से महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाया, किस तरह से रूसी क्रांति ने महिलाओं को मतदान का अधिकार, वैवाहिक अधिकार, श्रम अधिकार, शिक्षा का अधिकार और बहुत ज़्यादा अधिकार दिए। यहाँ तक कि राजनीति में जाने का अधिकार, मतदान का अधिकार, ये सारे अधिकार और जो उनकी निजी ज़िंदगी थी उसमें भी बहुत ज़्यादा अधिकार दिए और उनके जीवन में एक परिवर्तन की लहर लेकर आई थी रूसी क्रांति, जो आज भी हम समाज में उसकी छाप देख सकते हैं। क्योंकि पहले महिलाओं को पढ़ने तक का अधिकार नहीं था, तो वो पढ़ाएंगी कैसे? तो वही चीज़ है, आज वहाँ रूस में कितनी टीचर्स होंगी जो बच्चों को पढ़ा रही होंगी? किसकी वजह से? रूसी क्रांति की वजह से। जब परिवर्तन आया समाज में तभी तो महिलाओं को आगे बढ़ाया गया, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाती है रूसी क्रांति समाज के लिए। ठीक है, अब यहाँ आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है और आप फॉर मोर वीडियोस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, यूट्यूब, ब्लॉगर के साथ भी जुड़ सकते हैं, ताकि अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक में तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रही हो तो। और नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, ये हमारा ऐप है द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL। ये आपको प्ले स्टोर पे फ्री में मिल जाएगा। इसे आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद में आप यहाँ नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे आपको, और आपको क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो कि आपकी स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके अच्छे मार्क्स लाने के लिए भी। अगर आपने अभी तक इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट से जाइए और प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर लीजिए। ये फ्री है ऑफ कॉस्ट, तो आपको कोई पे भी नहीं करना है इसके लिए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।